बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी चौधरी अमजद रब्बानी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी मसाइल पर तजिया और तबसरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि IMF ने हमें $7 अरब का जो पैकेज था वो दे दिया है। उसमें से देखते हैं अब कितनी किस्त इनको मिल चुकी है और ये कितने टाइम पीरियड के लिए हमें कर्ज दिया गया है, और इस कर्ज का मुल्क और कौम को क्या फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साबका हुक्मरान कर्जों पर कर्जे लेते रहे हैं, लेकिन उन कर्जों को अदा मुल्क और कौम करता है। अब भी हम देखते हैं जितनी महंगाई और जितनी लूटमार हो रही है, उसका खमियाजा तो बाद में हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। अब देखते हैं इस टाइम क्या सूरत बनेगी। जो साहब, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या चीज इन्होंने गिरवी रखी हुई है? वही IMF था जो पहले हमारे जो वजीर खजाना है उनको घास नहीं डाल रहा था, और फिर भी एक वक्त आया है कि जनाब हमें $7 अरब का पैकेज मिल गया है। और दूसरा, आज वजीर आजम साहब का बयान भी था कि ये सब आर्मी चीफ की मदद की वजह से मुमकिन हुआ है। तो आर्मी चीफ ने कहा इनकी मदद की है, और फिर किस बुनियाद पर की होगी? भाई साहब, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ना, वो बहुत गंभीर है। बिल्कुल। हम इस वक्त ना हालत जंग में है। अब देखें, मुल्क में कोई भी स्टेबिलिटी किसी किसी जगह पे नहीं है। नहीं, हालत जंग ना कहा करें, आप कहा करें कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो नाजुक मोड़ कहाँ है वो नहीं समझ आ रही है। गुजार कौन रहा है, ड्राइव कौन कर रहा है? नहीं, नाजुक मोड़ हम गुजर चुके हैं। नाजुक मोड़ से गुजर कर हम मैदान जंग में आ चुके हैं। अब नहीं, ये नाजुक मैदान मोड़ जंग से में गुजर कर हम कुएं में तो नहीं जा रहे? सर, वो कुएं में आ गए ना। मैं आपको बताता हूँ ना किस तरह आ रहे हैं, जरा सुने तो सही ना। अब देखें किस तरह के बामी हुकूमतें जो है वो आपस में जंगो जदल है। वफाक जो है वो आपस में लड़ रहा है। सूबाइयत की यहाँ पे तसुबात फैल गए हैं। सूबे आपस में लड़ रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, एक दूसरे पे गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इदारे हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आप देखें, जुडिशरी में इस वक्त तकसीम पाई जा रही है। फौज में बड़ी खलबली मची हुई है, और दूसरे इदारों में वो भी मची हुई है। इस वक्त अगर पैकेज मिल जाना, मैं समझता हूँ कि ये मेरे और आपके किसी काम का नहीं है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है कि वो जो कर्ज मिला है ये कहाँ पे खर्च करेंगे। ये पाकिस्तान का वो बच्चा है, ये IMF का वो बच्चा है जो 24 साल 24 दफा पहली जमात में फेल हुआ है। यानी कि 24 कर्जे इसने ले लिए हैं, उससे कुछ नहीं इसने किया। ये अब 25 दफा जो कर्जा ले रहा है, इसमें भी फेल ही हो गया। अब मैं ओके। पूछता हूँ काजी साहब, अगर आप कर्जा लेने जाते हैं कहीं पे, तो आप उनको एक चीज बना के देते हैं कि यार ये मैं एक आइडिया बना के लेके आया हूँ, इस तरीके से मैं अपना काम करूंगा, उससे मैं अपनी मईशत को भी सेट करूंगा और कल को मैं आपका कर्जा वापस भी करूंगा। क्या मैं IMF से पूछता हूँ, वो इनसे ये चीजें नहीं पूछता? अगर नहीं पूछता तो ये फिर किसकी किसकी जिम्मेदारी है पूछना? वो हर बार इनको कर्जा दे देता है, मुझे तो कर्जा नहीं देते। मैं अगर किसी बैंक से कर्जा लेता हूँ तो मेरी जायदाद फलाज करने आ जाते हैं। मुझे इन्होंने डाला हुआ है सूदखोरों के ऊपर। नहीं, कारक अब मैं साहब, जो आपको याद होगी एक किताब लिखी गई थी इकोनॉमिक हिटमैन वाली, वो किरदार अदा कर रहे हैं हमारे वजारे जो वजीर खजाना है साहब मौजूदा सभी। हम देखते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी गिरवी रखवा दी हुई है। मुझे बताइए, आप एक आम आदमी की मिसाल ले लें, अगर वो कर्जा पेंड के चौधरी से लेता है तो वो उनका गुलाम है। अब मुझे बताएं, हम CPEC के जरिए एक आलमी ताकत बन सकते थे, सुपर पावर बन सकते थे चाइना के साथ मिलकर, और मुआशी ताकत बन सकते थे, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने पता नहीं जिद पकड़ी हुई है कि बस अपने सासे बनाने हैं और जाती मफाद में फैसले करने हैं, मुल्की और कौमी मफाद में नहीं करने, क्योंकि इन सब के सासे यूरोप में पड़े हुए हैं, कोई किसी के इंग्लैंड में, किसी के कनाडा में, किसी के अमेरिका में, और इनको इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। हालांकि यकीन जाने ये वाहिद वक्त था जिसमें हम अमेरिकन ब्लॉक से निकलकर रशियन ब्लॉक में जा सकते थे, और अपनी खुद मुख्तारी के बलबूते पर CPEC के जरिए ग्वादर एयरपोर्ट और ग्वादर पोर्ट के जरिए हम ज़र मुबादला कमा सकते थे और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत कर सकते थे। लेकिन अफसोस अफसोस, हमने मुल्क को गिरवी रखवा दिया हुआ है, और फिर अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को भी गिरवी रखवा दिया है। तो ये वो इकोनॉमिक हिटमैन ने अब हमें दिवालिया तो करने कर ही दिया हुआ है। अब कर्जे दे के वो हमें मर्जी का चलाएंगे, हमसे जो वो चाहेंगे वो हमसे करवाएंगे।
और मुझे नहीं पता ये अब क्या गिरवी रखवा के आए हैं, क्या कह रहे हैं? इनके पास अब रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है काजी साहब। सब कुछ तो देखें, आपकी मोटरवे तक, आपकी एयरपोर्ट्स, आपका रेडियो स्टेशन जिसको आज तक वो नहीं नहीं सुनता नहीं नहीं कोई नहीं नहीं। यार, आप भूल वो जाते हैं, आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज पड़ी हुई है, आपके एटमी हथियार, आपके एटमी असासे। आप उन्हें मेरी ना बात भुला सुने, दें, जब आप दुनिया सऊदीया की से, नजर, आलमी जब ताकतों आप की नजर उस पे है सिर्फ। काजी साहब एटमी असासा तो चलो बात की बात है ना, जब आप सऊदीया से कर्जा लेने के लिए गए, उनको कहा कि हमारे जो है कर्ज है वो रोल बैक कर दें, तो उन्होंने क्या शर्त रखी थी? उन्होंने कहा था कि ये जो आपके माइंस हैं, ये जो आपकी रेको डेट इलेक्ट्रोटेक के, है। हाँ जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये नाज़िम सिलसिला चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, और हमारे हुक्मरान जाती मफाद के लिए मुल्क को गिरवी रखवा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कारा साहब, कि सऊदी अरब को भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान OLX पे पड़ा हुआ है, इसकी हर चीज बिकने को तैयार है, इनकी खुद मुख्तारी, इनकी इज्जत, सब कुछ दाव पे लगी हुई है। तो जिनके पास सरमाया है, जिनके पास कीमत है, वो लगाते हैं और खरीद लेते हैं। अब मुझे बताइएगा, हमारे जितने भी असासे थे गैर मुमालिक में, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बड़े बड़े अदारे हैं, PIA, रेलवे, स्टील मिल, और इसी तरह के और भी बहुत से इदारे हैं, वो सब कुछ सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। फिर हमारे स्कूल थे, वो छोटी छोटी NGO खरीद रही हैं। अब उनको, वो मुझे बताएं वो कैसे चलाएंगे इस मुल्क को, अब समझ नहीं आ रही। ये हुक्मरान आकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई रोड मैप नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जस्ट ये आते हैं, याशी करने, हुक्मरानी के लिए बैठे हुए हैं। बाकी पूरा मुल्क प्राइवेटाइज कर दो, सब नहीं प्राइवेटाइज कर दो, और पार्लियामेंट भी पे ठीक है, हमारी कौम के कुछ तो पैसे बचे ना। ये देखें, आज आज की मैं आपको खबर बताता हूँ कि आज वजारत खजाना ने जो है वो 60,000 जो गवर्नमेंट की जॉब्स है ना, वो उनको खत्म करने की समरी भेजी है। 60,000 जॉब जो है वो खत्म कर रहे हैं। पहले स्कूल थे इनके 13,000, 13,000 में 7,000 स्कूल और इन्होंने डाल दिए जो उन्होंने प्राइवेटाइज करने हैं। अब जो PIA है, उसकी जो बिड है वो अभी तक नहीं हो सकी। वो क्यों नहीं हो सकी? वो कहते हैं जी कि आप मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगे। अब जाहिर है, जो बंदा कंपनी लेगा या जो भी इदारा लेगा, तो वो अपनी शराइत पे लेगा ना, इनकी शराइत पे तो नहीं लेगा। अब जब वो अपनी शराइत पे लेगा, तो डेफिनेटली वो अपने मुलाजमीन को रखेगा, वो दूसरे निकालेगा जो इतने इतने मगरमच्छ बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि और ज्यादा जो है नुकसान होगा पाकिस्तान में बेरोजगारी और बढ़ेगी, और यहाँ पे दंगा फसाद और चोरी डकैती और इस तरह के मामला और होंगे। इस वक्त तकरीबन कोई 2-2.5 करोड़ बच्चा जो है वो डिग्री लेके बैठा हुआ है, और उनके पास बिल्कुल। कोई भी काम करने के लिए नहीं है। वो सिर्फ फ्रूट की रेडियां लगा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं। आप जितने भी मामला देख लें, आपको यंगेस्ट लड़के ही नजर आएंगे इन मामला को चलाते हुए। पाकिस्तान कारा की साहब, मैं बेहतरी अक्सर में मिसाल देता हूँ, कारा साहब अक्सर मिसाल देता हूँ, चाइना जो है वो हमसे 2 साल बाद आजाद होता है, और जब वो कभी कभी कराची आते थे, वो हमारी हाई राइज बिल्डिंग देखकर वो शशदर रह जाते थे और बड़ा अजीब सी नजरों से देखते थे। और फिर आज चाइना देखें, एक आलमी ताकत बन चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी जो आबादी थी, हमने उनको इस्तेमाल किया, पहले बच्चे को 5-7 साल हमने परवरिश की, फिर उनको रोजगार दिया और उनसे फायदा उठाया। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं और उससे फायदा नहीं लेते, कोई भीख मांगने लग जाता है, कोई चोरियां डकैतियां करने लग जाता है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लग जाते हैं, और कुछ आम दुकानों के आगे छोटा बच्चा बन के बैठ जाते हैं। तो सर बदबख्ती है हमारी कि हम रोजगार की बजाय तालीम की तरफ फोकस करते हैं। हुनर भी सिखाया जाना चाहिए, और हमारा जो बच्चा इस टाइम स्कूलों से बाहर है 5वीं तक, उनको मुफ्त तालीम देनी चाहिए इस रियासत ने, इस हुकूमत ने। उसकी उससे भी हुकूमत भाग रही है, तो यकीन जाने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हालात इससे ज्यादा खराब होंगे। और नौकरियां तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये अब महकमे खत्म करते जा रहे हैं। अब जब इंटरनेट का दौर आ गया, जदीद दौर आ रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, तो पहले वेब 1 था, फिर वेब 2 आया, अब वेब 3 का दौर है। अब तो एप्लीकेशन है, अब तो लोग वेबसाइट पे भी नहीं जाते, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो अगला दौर ये होगा कि तमाम ऑफिस वर्क जो है वो घरों से बैठकर किया जाएगा, और सब कुछ ऑनलाइन हुआ करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी अप्रूवल है, कोई भी NOC है, वो जब ऑनलाइन होगा, ये सरकारी मुलाजमत तो ऑलमोस्ट सारी खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा जब नोकिया का मोबाइल आया था, उस मोबाइल के ऊपर आपने सिर्फ टच बटन थे, तो फिर एंड्रॉइड आया, नोकिया की मार्केट खत्म हो गई। और वो मालक आज भी कहता होता है मैं वक्त के साथ नहीं बदला। तो सर हमने भी वक्त के साथ बदलना, दुनिया जदीद से जदीद होती जा रही है,
अगर हमने जदीद टेक्नोलॉजी को, जदीद दौर को नहीं अपनाया तो यकीन जाने हम पत्थर के दौर में चले जाएंगे। और ये सिर्फ हमारे हुक्मरानों की वजह से, क्योंकि ये इनका देश तो है नहीं है, ये तो अपने देश वापस चले जाते हैं और अब भी चले जाएंगे। ये तो यहाँ हुक्मरानी करने आते हैं, बादशाहत करने आते हैं और वही कुछ कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे? मैं काई साहब कहता हूँ कि ये इस वक्त जो बैठे हुए ना हुक्मरान, ये अवाम को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का जो दौर है ना, ये जो है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि हम सोशल मीडिया को जो समझते हैं, हम समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त अगर तरक्की करनी है कि सोशल मीडिया को आम किया जाए। 4G जो हम चला नहीं सकते, हम 5G की बातें कर रहे हैं। हम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से 4G नहीं चला रहे। एक्स बंद है, ठीक है, यूट्यूब पे आए रोज पाबंदी रहती है। दूसरे अब जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो दूसरी चीजों पर लग गए हैं। अब क्या देखते हैं मोबाइल पे वो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और चीजें देखते हैं। अब वो बिल्कुल इस जानब नहीं आ रहे कि उनको कुछ बताया जाए कि यार देखे, कोई चूंकि डायरेक्शन नहीं दी हमने इनको, एप्लीकेशन बाकी ऑनलाइन कोई बिल्कुल आपकी कोर्स बात सही है, सरकारी पता नहीं सतह है ना। पर। तो सर एक चीज हुई है ना, हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई फैल रही है। टिकटॉक का, अब जितनी फैमिलीज है वो एक दूसरी फैमिलीज को देखती हैं जो गांव से उठ के आती हैं। अब वो घरों में, लाहौर शहर के अंदर आकर बड़ी बड़ी कोठियों में आकर शिफ्ट होते हैं। फिर लोगों को नजर आता है, फिर वो कहते हैं ठीक है जी, ये कंजरखाना ही ठीक है। लोग, फिर लड़कियां अपना जिस्म दिखाती हैं और ऐसी ग्लैमरिंग आ गई है। और ये बेहयाई है। और क्या हो रहा है मुआशरे में, मुझे बताइएगा। इसका तोड़ करना था। एक टाइम मुझे याद है टिकटॉक पे पाबंदी लगी थी, लोग कहते नहीं कंपटीशन होने दे। तो सर ये बेहयाई बढ़ती बढ़ती फैलती फैलती अब हर घर तक पहुंच गई है सर। ये इसलिए हमने निकलना है। हमने तो जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना था, ऑनलाइन ई कॉमर्स बाकी कोर्सेज पे जाना था और बाकी बिजनेस पे कवर करना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ बुराई चूंकि जल्दी राइज होती है और ये जो दौर है, इस दौर के अंदर बुराई जल्दी पनपती है। तो यकीन जाने बड़ा अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल अब किस तरफ चल पड़ी है। इंडियन गानों के ऊपर बड़े बड़े वीलॉग वीडियो और टिकटॉक बन रही हैं और उसी से अर्निंग शुरू हो गई है। लोग डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं, उसके लिए इज्जत नीलाम हो, जो जो मर्जी नीलाम हो। फिर बीगो है, बीगो के अंदर अब हमारी वो लड़कियां हैं जो जनाब अपना जिस्म दिखा रही हैं और उसको पर नहीं कर रही हैं और कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह और बहुत सी एप्लीकेशन हैं, अब ये आती जाएंगी और इन एप्लीकेशन के ऊपर लोग फिर इसी तरह अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इज्जत, अपनी गैरत दाव पर लगाकर बस ठीक है डॉलर आ रहे हैं तो आपका सब कुछ ईमान भी बिक जाता है। तो ये बड़ी एक गंभीर सी सूरत हाल है। कारा साहब, इस तरह तवज्जो देनी है, इसका नुकसान सर नस्लों ये को होगा। काजी साहब, ये एक बेलगाम माशरा हो चुका है। इस माशरे को आप समझ रहे हैं, ये इसकी लगाम किसके हाथ में है? ये अब मानोगे? बेलगाम है। इसको कोई बंदा नहीं इसको अब नहीं सुधार नहीं नहीं सकता। नहीं, यार इसको कादिर आप साहब आप सुधारना भी चाहें तो नहीं सुधार सकते। नो नो क्यों? नो नो, थोड़ी बात आपने कोई सुने नहीं। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं जहाँ पे सर जाके बच्चा हमारा प्लेटफॉर्म पे जाके कोई काम कर सके, कोई सीख सके। आप सर बताएं ना सुने मुझे कि नहीं कौन ना। सा इदारा ऐसा है कि जहाँ मैं बच्चे को भेज के सिखाऊं। मैं यही सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखें, अभी आपका सोशल मीडिया, आप ट्विटर अकाउंट वीपीएन के बगैर नहीं खोल सकते। आप बकिया जगह पर भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर फायरवॉल लगी हुई है। तो सर जब यहाँ पर हुकूमत नोटिस लेकर पाबंदी लगा सकती है तो आपको नहीं लगता कि ये पीटीए और हुकूमत इसके अदारे के जरिए इन वेबसाइट्स के ऊपर, इन एप्लीकेशन के ऊपर पाबंदी लगा नहीं सकती? उनकी तरजीह नहीं है सर ये। वो तो कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये अपनी साइड पे लगे रहें, ये हमारी तरफ ना आए। अब अगर उनको अगर जरूरत होती है कि ये मुल्क और कौम के जो बच्चे मामार हैं, ये हमारे पास अगर नौकरियां नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, यहाँ पे इनको स्किल्स सिखाते हैं ताकि ये मुल्क में डॉलर लेके आए, ताकि ये मुल्क के लिए सूझबूझ साबित हो। और उस वजह पे हम हमारा कोई आईटी का देख लें, इस वक्त कोई आईटी का हमारा कोई ऐसा मिनिस्टर है जो आज तक आपको टीवी पे नजर आया हो, जिसने को इसको प्रोग्राम बताया हो बच्चों को, या टीवी पे जो प्रोग्राम चलते हैं जो बड़े बड़े रस्तू और अफलातून बैठ के रात को भाषण देते हैं, कभी किसी ने मईशतदान को बुलाया है? आप तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम है, आप मईशतदान को भी बुलाते हैं, सियासतदान को बुलाते हैं। आपने तो एक बेड़ा उठाया इस चीज का और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को कि आपने ये बेड़ा उठाया। अब मुझे बताएं ना कि ये अगर आप भी नहीं बताएंगे तो ये भी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा सर? मैं अपने बच्चे को जो अभी तालीम लेके फारिग हुआ है, मैं उसको कहाँ पे जॉब दिलवाऊं?
उसने पढ़ी हुई है वो दकियानुसी किताबें, जो पहले रटी ट्राई किताबें थी, वो पढ़ी हुई है। उनका अभी इस दौर में उनका कोई यूटिलाइज ही नहीं है। अब वो कहाँ पे यूटिलाइज करेगा अपने स्टडी को, जब तक कि उसको इस वक्त जरूरत है मैं टेक्नोलॉजी की, वो टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने बच्चे को क्या चोर केस बनाऊंगा फिर। कर सर, मैं और आप जिस जिस वक्त पढ़े हैं ना, उस वक्त हमें जी ये फिजिक्स है, ये अलजबरा है, ये जी फलानी फलानी बुक्स हैं, उसमें आपको याद है मैथ की बुक्स भी होती थी। और इसके अलावा जब हम कॉलेज में गए हैं तो उसमें और बहुत सी नई बुक्स लग गई, उसमें से स्टैटिक्स भी आ गया। तो मैं आज तक समझ नहीं पाया, मुझे जो मैंने तालीम हासिल की वो तालीम मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आई। हमें अलजबरा रटा रटा के फार्मूले, फिर मसला फीसा गौरत, पता नहीं क्या क्या मसले, यकीन जाने वो जिंदगी में हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे बच्चों को स्कूलों में सिर्फ वो निसाब पढ़ाया जाए जो कल को बच्चा उसके जरिए रोजगार कमा सके। अब क्या हो रहा है, स्कूलों की फीसें आप देख लें कितनी है, लेकिन उसके बदले में आप देख रहे हैं तालीम क्या मिल रही है। और आपने अहम बात की कि बच्चे को कहाँ पर नौकरी पे लगाएं। अब वो फ्री लांसर घर पे ही काम करेंगे ना। तो ये हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में बिल्कुल आपकी बात सही है। अब हम अपनी मदद आपके तहत बिजनेस कर रहे हैं और अपने मदद आपके तहत कारोबार कर रहे हैं। मैं सर आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैंने अभी कल मैं अपने वो भतीजे के साथ बैठा हुआ था, मैंने उसको पूछा बेटा तुमने क्या किया है। उसने कहा जी मैंने एविएशन इंजीनियरिंग की है, एविएशन इंजीनियरिंग की है। मैंने कहा वो क्या होती है, कहता जी जहाजों की जो मरम्मत वगैरह और इनकी ठीक करने के लिए। तो मैं कहा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, पाकिस्तान पे अपॉर्चुनिटी है। कहता जी मैंने तो समझा था कि ग्वादर कल को ऑपरेट होगा, यहाँ पे जहाज आएंगे, यहाँ पे उनको वर्कशॉप की जरूरत पड़ेगी और हम जैसे टेक्निकल लोग उनके जहाज ठीक करेंगे। अब उस बच्चे ने अपने माँ बाप का तकरीबन कुछ 20 लाख रुपया लगवाया उस डिग्री के ऊपर। अब मुझे बताएं उस बालक का जो कमर है वो टूट गई है कमा कमा के, उस पर लगा लगा के। अब वो बच्चा आज बेकार बैठा हुआ है घर में, उसकी वो किसकी गर्दन पे है। अब वो क्या करेगा, वो क्या फ्रूट की रेहड़ी लगाएगा, क्या वो सब्जी बेचेगा। आप उसको उनको इनको कौमी दायरे में लाएं, इनको एजुकेशन के दायरे में लाएं, इनको कहें यार हम आपको स्किल्स सिखाते हैं। अब ये स्किल्ड स्कूल बनाएं, इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाएं कि लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा दाखिले लें। ये तो नहीं हो सकता कि घर में बैठ के, अब मैं घर में बैठ के अपने बच्चे को किस तरह टीच कर सकता हूँ या मैं किस तरह कह सकता हूँ कि आप फेसबुक से सीखो, आप यूट्यूब से सीखो। अब इन्होंने में छोड़ दिया कि यूट्यूब और फेसबुक से सीखो। अब जो भी हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजी पे लड़के काम कर रहे हैं ना, वो यकीन करें वो फेसबुक और यूट्यूब से सीख के कर रहे हैं। इनके पास कोई भी प्रॉपर टीचर ऐसा इदारा नहीं है जहां से वो बैठ के कर रहे हैं। आज जिस बंदे का भी एक जीरो पढ़ा हुआ, एक जीरो क्लास पढ़ा हुआ बच्चा, वो मैं देखता हूँ वो टिकटॉक पे आगे कहता है जी मेरे जनाब 18 मिलियन के साथ है, मैं 10 10 लाख डॉलर कमाता हूँ, मैं 20 20 हजार रुपया रोज के कमाता हूँ। अब वो कौन लोग हैं, कहाँ से सीखा है उन्होंने। वो सिर्फ उसमें कोई टेक्निकल ऐसी चीज नहीं है कि जो जिससे मुल्क को फायदा हो। वो वल्गैरिटी है सारी, वो सारा जो है ना वो इस मुआशरे का बिगाड़ है जो जिसको वो फैला रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हमने कोई काम नहीं किया, ना ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। तो जब नहीं करेंगे हम मजीद गहराई में गिरते चले जाएंगे और हमारा हाल जो होगा वो अल्लाह जाने। खैर साहब, मैंने देखा हमारे हुक्मरानों की तरजीहात यही है कि हमारा इक़्तिदार हमें मिलता रहे और हम अपनी याशियां तलल्ले और लल्ले तलल्ले और प्रोटोकॉल लेते रहें। असल में मुझे बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं कि क्योंकि करोड़ों घरों की शॉर्टेज है, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। 2050 तक हमारी आबादी तकरीबन 50 करोड़ हो जाएगी और इतनी जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो हमारे बच्चे डंकियां लगाकर यूरोप बाकी वाले भागने की कोशिश करते हैं। या तो बेरोजगारी के हाथों मारे जाएंगे, या वो कहते हैं चले बॉर्डर क्रॉस करते मारे जाए। लोग रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर कोई किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। हालांकि सीपैक रोड के ऊपर नई इंडस्ट्रियां लगनी थी। बदकिस्मती ये है कि इतनी महंगी बिजली पैदा कर दी गई है कि टोटल इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये एप्टिमा के चेयरमैन है गौहर एजाज साहब, मैं उनका हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ। यकीन जाने उसने अपना हाउसिंग सोसाइटी में बिजनेस को ग्रो कर लिया है, बाकी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। तो आप डीएचए बनाएं, आप बैरिया टाउन बनाएं, आप हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं, आप नया शहर रावी अर्बन सिटी बन रहा है लाहौर के बाहर, अब वहां पर सरमायाकारी करें। और सीबीडी बन रहा है, वहां आईटी टावर बन रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन कहाँ पर लोगों को जॉब देनी है उसकी तरफ हमारे हुक्मरानों की ना कभी तवज्जो थी, ना अब कहीं आगे नजर आती है, ना कोई इनके पास प्लानिंग है। और ये लूटमार करने आते हैं, लूटमार करते हैं और चले जाते हैं।
अब भी देखते हैं इनके पास कितना टाइम है। अब इनको आईएमएफ से बजट मिल गया है। अब देखते हैं इस चोरी के, इस लूटमार के पैसे के साथ ये कितना महीने, कितना अरसा अय्याशी करते हैं। उसके बाद भी तो इनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हमारे पास वसाइल है जिसको ये बेचकर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सके। ना कोई सरमायाकारी हो रही है, ना कोई पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। आखिरी 1 मिनट है, आप बात कर लें, मैं क्लोज करते हैं। काजी साहब, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ इनकी हिदायत के लिए। हमें तो हिदायत तब आएगी ना जब इनको हिदायत मिलेगी। ये हमें किसी ट्रैक पे डालेंगे तो हम किसी ट्रैक पे जाएंगे ना। अब मैं मुंह उठा के किसी जगह पे चला जाऊं, अब मुझे क्या पता मैंने मेरी मंजिल क्या है। जब मुझे मंजिल का ही नहीं पता, जब मुझे मेरे काम का ही नहीं पता, मेरे बच्चे को किसी मंजिल का ही नहीं पता, तो सर मैं कैसे कर सकता हूँ। हम तो बिल्कुल ब्लाइंड बैठे हुए हैं। हमारी औलाद जो है, हमारे बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे जो है, वो बिल्कुल ब्लाइंड है इस वक्त। इस वक्त उनको किसी रहबर की जरूरत है, किसी अच्छे इदारे की जरूरत है। कोई, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक तू रहम फरमा हमारे पाकिस्तान के बच्चों पर, अवाम पर, कि हमें कोई अच्छे हुक्मरान अता फरमा, ताकि हम, हमारे बच्चे जो, हमें सुख का सांस ले सकें। बस इतना ही चलें, कहना सर। चलें कारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि अब तो हमारे हुक्मरान अगर ठीक होते हैं तो वही पॉलिसी बनाएँगे। अदरवाइज़ फिर अल्लाह ताला अवाम को तौफ़ीक दे और अवाम निकले और अपने राइट के लिए, क्योंकि अवाम को ना अपनी ताकत का पता है, ना अपनी अहमियत का अंदाज़ा है। और ये अगर इसी तरह लाइनों में लगकर जूते खाते रहें, तो यकीन जानिए अगली नस्लें इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि अब जो नस्ल आई हुई है, ये अब बड़ों को माफ़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसी की वजह से आज उन्हें ये खमियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्होंने अच्छा वक़्त देखा है, तब उनकी आने वाली नस्लों के भी अपने अच्छे वक़्त की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी आपको खुद कोशिश करनी है, आईटी, नई इंडस्ट्री और नई चीज़ों की तरफ आप तवज्जो दें और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने आप को मनवाएँ। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।